साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बैंकों की कार्रवाई के विरुद्ध रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। जो रिट याचिका दायर की गई थी वो सुनवाई योग्य नहीं है। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि निजी बैंकों या परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों एआरसी द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। सरफेसी अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्रवाई से दुखी उधारकर्ताओं को उसी कानून से राहत मिलेगी। इसका कारण यह है कि सरफेसी अधिनियम बहुत जल्दी और प्रभावी कानूनी उपाय प्रदान करता है। हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय में उधारकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिकाएं दायर की थी। देखिए, उच्चतम न्यायालय में यदि रिट याचिका दायर करनी है तो आर्टिकल 226 के तहत होती है। यदि उच्चतम न्यायालय में दायर करनी हो तो वहां आर्टिकल 32 के तहत होता है। तो यहां पर जो है 226 के तहत रिट याचिका दायर की गई थी। ये याचिकाएं एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी एआरसी के खिलाफ थी। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय इन्हीं याचिकाओं के विरुद्ध अपील में आया है। अब हम लोग सरफेसी अधिनियम की बात करें तो इसका पूरा नाम है वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का संवर्धन अधिनियम 2002। तो ध्यान रखिएगा, ये कब का है? 2002 का है। कई बार सन पूछा जाता है। इसके बारे में बात करें तो यह न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना बैड लोन्स या गैर निष्पादित परिसंपत्तियों, जिसे शॉर्ट में आप एनपीए के नाम से जानते हैं, के पुनर्गठन में मदद करता है। यह अधिनियम एआरसी अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को बैड लोन्स या एनपीए के प्रतिभूतिकरण और परिसंपत्ति पुनर्गठन को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकार प्रदान करता है। इससे जल्दी समाधान मिलता है और व्यवस्था में तरलता सुनिश्चित की जा सकती है। जो एआरसी है अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को कंपनी अधिनियम के तहत कंपनी घोषित किया गया है। अर्थात कंपनी अधिनियम के तहत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को कंपनी घोषित किया गया है। साथ ही इन्हें सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत आरबीआई में पंजीकृत किया गया है। एआरसी को, एआरसी अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को, यदि कर्जदार से ऋण नहीं चुकाया जाता है तो यह केवल सुरक्षित ऋणदाताओं को ही जमानत के रूप में रखी गई परिसंपत्ति पर अधिकार करने की अनुमति देता है। सुरक्षित ऋणदाता वे होते हैं जिनसे ऋण लेने के बदले में उधारकर्ता उनके पास कोई संपत्ति गिरवी रखता है। आगे बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। तो सबसे पहले परिसंपत्ति पुनर्गठन क्या होता है? देखिए, जब बैंक दिए गए ऋणों, अग्रिमों या डिवेंचर्स की वसूली नहीं कर पाते हैं तो परिसंपत्ति पुनर्गठन के तहत बैंकों से अनुबंध करके इन्हें फिर से वसूल करने का प्रयास किया जाता है। यह कार्य एआरसी अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी करती है। प्रतिभूतिकरण क्या होता है? यह या तो योग्य खरीदारों को प्रतिभूति रसीद जारी करके या किसी अन्य माध्यम से बैंकों से वित्तीय संपत्ति की प्राप्ति है। ऐसी प्रतिभूति रसीदें वित्तीय अस्तियों में अविभाजित ब्याज को प्रस्तुत करेंगी। एआरसी या बैड बैंक क्या होते हैं? एआरसी अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी या बैड बैंक क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार का वित्तीय संस्थान है। यह बैंक की देनदारियों को परस्पर सहमत मूल्य पर खरीदता है। यह ऋण या संबंधित प्रतिभूतियों को स्वयं वसूल करने का प्रयास करता है। आगे बात कर लेते हैं। एक समिति के अनुसार शून्य बजट प्राकृतिक कृषि जेबीएनएफ से उपज की हानि हो सकती है, ऐसा समिति के द्वारा कहा गया है। तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर की एक समिति के अनुसार जेबीएनएफ अर्थात शून्य बजट प्राकृतिक कृषि से कृषि फसलों के उत्पादन में भारी गिरावट की संभावना है। इससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। जेबीएनएफ अर्थात शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, जीरो बजट नेचुरल एग्रीकल्चर के विकल्प के रूप में समिति ने एक एकीकृत उत्पादन प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है। इसमें मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए खेत में उत्पन्न खाद का उपयोग, 2 या 3 फसलों को एक साथ उगाना, फसल विविधीकरण और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जैसी कृषि प्रथाओं का उपयोग शामिल है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के बारे में बात करें तो यह प्राकृतिक कृषि की एक तकनीक है। इसमें रसायनों का उपयोग नहीं होता है। इसमें इनपुट्स की खरीद के लिए अधिक धन खर्च या ऋण लेने की कोई जरूरत नहीं है।
यह 4 स्तंभों पर आधारित पद्धति है और यह पारंपरिक भारतीय प्रथाओं पर आधारित रसायन मुक्त कृषि की एक विधि है। अब ये 4 स्तंभ कौन से, इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला है जीव अमृत या जीवामृत, दूसरा है बीजामृत, तीसरा है आच्छादन, चौथा है वह पाशा। तो सबसे पहले हम लोग जीव अमृत या जीवामृत की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कुबड़ वाली गाय और देशी वृद्ध गाय के गोबर व मूत्र तथा गुण, बेसन और मिट्टी के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसमें बीजामृत में क्या होता है, बीजामृत में बीजों, अंकुरों और अन्य पादप सामग्री का उपचार शामिल है। साथ ही यह उन्हें कवक, मिट्टी व बीजों से होने वाले रोगों से बचाने में भी कारगर है। तीसरा है आच्छादन, ऊपरी मृदा की रक्षा के लिए गहरी जुताई की बजाय घास पात से ढकना। चौथा है वह पाशा, मृदा में वायु और जल के अणु की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसमें सिंचाई दोपहर के समय की जाती है। सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है इसमें, इस चरण में या इस स्तंभ में। आगे देखते हैं इसमें और आगे चीजों को देखें तो देखिए, जो शून्य बजट, आपका शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है, यह उत्पादन की लागत को शून्य तक कम कर देती है। इसका कारण यह है कि इसमें खेत में या इसके आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर ने प्रचारित किया था। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को केंद्रीय बजट 2019-20 में प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखिए कब प्रस्तुत किया गया था, 2019-20 में। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या हैं? तो पहला है रासायनिक कृषि की अपेक्षा ये जो शून्य बजट प्राकृतिक कृषि है, इसमें जल और बिजली की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके खेती की लागत को कम कर देती है। तीसरा, यह मृदा के पोषण, उर्वरता, कीट और बीजों का प्रबंधन करता है। आगे चलते हैं। अब अगला है यूक्रेन युद्ध के वास्तविक जोखिम के बीच नाटो रूस वार्ता में गतिरोध पैदा हुआ है। तो देखिए, यह वार्ता इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि रूस ने यूक्रेन की पूर्वी सीमा के पास युद्ध के लिए तैयार सैनिकों और भारी सैन्य उपकरणों आदि की तैनाती कर दी है। इस वार्ता के दौरान उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन तथा नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन पर तनाव कम करने के लिए प्रमुख रूसी सुरक्षा मांगों को अस्वीकार कर दिया है। रूस की यह मांग थी कि नाटो यूक्रेन और रूस के अन्य पड़ोसी देशों से अपने सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों को हटा ले। इस संकट की पृष्ठभूमि क्या है? सबसे पहले आप यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये आपका रशिया वाला पोर्शन है और ये आपका जो दिख रहा है ये यूक्रेन है। और जो विवाद है ये क्रीमिया पहले केन्या का हिस्सा था। 2014 में रशिया ने जो है इस पे अपना अधिकार कर लिया और इस हिस्से पर भी अधिकार करने का पूरा प्रयास है उसका। तो आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं पहले इसकी पृष्ठभूमि। तो रूस यूक्रेन संकट वर्ष 2014 में शुरू हुआ था। रूस द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद नवंबर 2014 से दो अलगाववादी क्षेत्रों में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच एक उग्र संघर्ष जारी है। ये आपको दिखाए गए हैं यहां मैप में। यहां पे आगे देखते हैं। इसमें वर्ष 2015 में मिन्स्क द्वितीय शांत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें फ्रांस और जर्मनी मध्यस्थ थे। इस समझौते के बाद एक खुला संभावित संघर्ष जो है वो टल गया था। इस समझौते को विद्रोही क्षेत्रों में संघर्ष को समाप्त करने और सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया था। यूक्रेन द्वारा इन अलगाववादी क्षेत्रों को अधिक शक्ति सौंपना, संवैधानिक सुधार प्रस्तुत करना और उनकी विशेष स्थिति को संहिताबद्ध किया जाना था। नाटो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसका गठन वर्ष 1949 में शीत युद्ध के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को कम्युनिस्ट देशों से उत्पन्न खतरों से बचाना है। नाटो गैर सदस्य देशों की भी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए यूक्रेन नाटो का सदस्य न होने के बाद भी वर्षों से नाटो के साथ कार्य कर रहा है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने असम में प्रोजेक्ट निरामय की शुरुआत की। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोजेक्ट निरामय की शुरुआत कहां पर की गई है, तो असम में। या ये पूछा जाए कि प्रोजेक्ट निरामय किससे संबंधित है, तो ये आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। तो इसके बारे में देखते हैं। इसे पिरामल स्वास्थ्य जो कि एक एनजीओ है और सिस्को जो कि प्रौद्योगिकी कंपनी है, इसके सहयोग से आरंभ किया गया है। यह परियोजना राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को दर्शाएगी। प्रोजेक्ट निरामय के बारे में बात करें तो यह एक डिजिटल स्वास्थ्य परियोजना है। यह असम के 3 आकांक्षी जिलों में टेली परामर्श,
रोगी के स्वास्थ्य रिकॉर्ड और डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए पीरामल स्वास्थ्य जो कि NGO है और सिस्को को प्राप्त हुए अनुभव का लाभ उठाना है। ABDM अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्य और राष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा वितरण व्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक डिजिटल आधार विकसित करेगा। ABDM अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। क्या है? एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे डॉक्टरों, अस्पतालों, नागरिकों इत्यादि को एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जोड़ना है। इससे इनके मध्य मौजूद अंतराल को कम किया जा सकेगा। यह समेकित प्रौद्योगिकी पंच अमृत इसका पूरा नाम क्या है? एकीकृत तकनीकों के माध्यम से सुलभ चिकित्सा रिकॉर्ड पर आधारित है। अमृत की बात करें तो अमृत एक स्वदेशी एकीकृत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मंच है। यह एक तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी प्रबंधन और रोग विषयक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह विशिष्ट लागत प्रभावी और कम वजनी हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को शामिल करेगा। इससे देश की विशाल लाभ से वंचित आबादी को बहुत सस्ती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा सकेगी। इस पहल का महत्व क्या है? तो स्वास्थ्य पर होने वाले अत्यधिक व्यय को कम करना, सुदूर क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करना इत्यादि है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं स्वास्थ्य देखभाल में डिजिटल परिवर्तन की। तो सबसे पहले टेलीमेडिसिन है। तो इसमें क्या होता है? रोगी डॉक्टर संचार की व्यवस्था होती है, रोगी की निगरानी से की जा सकती है। ई-प्रिस्क्रिप्शन मतलब दूर बैठे हुए डॉक्टर दवा की प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है। बिग डेटा, इसके तहत रोगी की भर्ती दर का पूर्वानुमान किया जा सकता है। रणनीतिक योजना बनाई जा सकती है। मानवीय गलतियों को कम किया जा सकता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का इस्तेमाल यहाँ पे क्या है? जैसे दूर से भी रोगी की निगरानी की जा सकती है। इसके माध्यम से जोखिम का आकलन किया जा सकता है। स्वास्थ्य स्थिति का पूर्वानुमान किया जा सकता है। वहीं वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल क्या है कि रोगियों के लिए बेहतर अनुभव की व्यवस्था और दर्द कम करने की तकनीक का विकास किया जा सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो पैथोलॉजी इमेज एनालिटिक्स किया जा सकता है और औषधि और टीका अनुसंधान किया जा सकता है। एलेक्सा के बारे में सुना होगा। ये प्रतीक्षा समय में कमी कर सकती है और मेडिसिन अलर्ट जारी कर सकती है। आगे चलते हैं। अगला है इसमें एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2021 में महासागरीय तापमान के रिकॉर्ड स्तर पर होने के कारण तटीय समुदायों को सतर्क रहना चाहिए। हाल ही में महासागरीय तापमान पर किए गए वार्षिक अध्ययन ओशन हीट कंटेंट के अनुसार 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से महासागरों के तापमान में स्पष्ट वृद्धि देखी जा रही है। वर्ष 1958 से 85 1958 से 85 की तुलना में वर्ष 1986 से 2021 में तापमान दरों में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महासागरों से ऊपर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर वर्ष 2021 में 235 जेंटा जूल उष्मा अवशोषित हुई है। यह वर्ष 1981 से 2010 के औसत से अधिक है। महासागरीय तापमान के बारे में बात करें तो महासागरों में अधिकतर तापमान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अवशोषण के कारण होता है। इससे समुद्र के तापमान में वृद्धि होती है। वायु के तापमान की तुलना में महासागरीय तापमान जलवायु संकट का एक बेहतर संकेतक है। इसका कारण यह है कि अल नीनो और ला नीनो जैसे प्राकृतिक चक्र जो है वो समुद्र के गर्म होने में अपेक्षाकृत सीमित भूमिका निभाते हैं। अल नीनो के दौरान महासागर उष्मा पैदा करते हैं, इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, जबकि ला नीनो के दौरान महासागर उष्मा ग्रहण करते हैं। यह उष्मा सतह से समुद्र की गहराई में जमा हो जाती है। महासागरीय तापमान के प्रभाव क्या हैं? तो पहला, बर्फ के बहुत तेजी से पिघलने और जल का तापमान बढ़ने से समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। दूसरा, अधिक विनाशकारी तूफान और चक्रवात आएंगे और वर्षा भी बढ़ेगी और बाढ़ का खतरा भी बना रहेगा। तीसरा, समुद्र का जल अलग अलग घनत्व के हिसाब से स्तरों में बढ़ जाएगा। चौथा, समुद्र में रहने वाले जीव बहुत प्रभावित होंगे क्योंकि इससे गहराई में बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचेगी। महासागरीय तापमान को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? पहला, समुद्र के बढ़ते तापमान को जलवायु जोखिम के आकलन, उसके प्रति अनुकूलन और उसके समापन की प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, दूसरा पॉइंट, जितनी जल्दी हो सके शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। तीसरा, पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित समन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। चौथा, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करनी चाहिए और अनुकूली उपाय करने चाहिए। आगे चलते हैं जो कुछ सुर्खियों में चीजें रही हैं। जैसे पहले बात कर लेते हैं विधायकों के निलंबन की।
तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा विधायकों का 1 वर्ष का निलंबन लोकतंत्र के लिए खतरनाक और असंवैधानिक है। न्यायालय के अनुसार विधानसभा किसी सदस्य को 59 दिनों से अधिक अवधि के लिए निलंबित नहीं कर सकती। यह निर्णय पूरे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिकूल होगा और एक खतरनाक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 190 के 4 भाग 4 का उल्लेख किया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई सदस्य अनुमति लिए बिना सदन में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। अगला है अफ्रीका 50 के बारे में। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते से सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी के आधार पर केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का विकास जारी रखा जा सकेगा। अफ्रीका 50 की यदि बात करें तो यह एक बुनियादी ढांचा निवेश मंच है। यह अफ्रीकी संघ के एजेंडा 2063 का एक भाग है। इसका उद्देश्य अफ्रीका के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में व्याप्त अंतराल को समाप्त करना है। समझौते का महत्व क्या है? पहला, भारत और अफ्रीका के बीच आपसी निर्भरता बढ़ती जा रही। इसका कारण तेजी से बढ़ रहे वैश्वीकरण के इस दौर में भारत और अफ्रीका देशों के मध्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इस कारण से दूसरा, इसमें ऊर्जा क्षेत्र ने विशेष ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि इस क्षेत्र ने भारत अफ्रीका संबंधों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अब तक कुल 759 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में बात करें तो यह जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आत्मनिर्भर भारत के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था। इसके तहत कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण आई आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रवासियों एवं निर्धनों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीकृत 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन की दुकानों के माध्यम से प्रति माह 1 किलो दाल के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल प्रदान किए जाते हैं। शुरुआत में प्रथम चरण के तहत इसे केवल 3 माह की अवधि के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसे विभिन्न चरणों में बढ़ाया गया। चरण 5 वर्तमान में को इस वर्ष अर्थात मार्च 2022 तक लागू किया जाएगा। दीनदयाल बंदरगाह की बात करें तो दीनदयाल बंदरगाह ने 100 मिलियन कार्गो हैंडलिंग के आंकड़े को पार कर लिया है। इसके साथ ही यह वित्त वर्ष 2021-22 में इस आंकड़े को पार करने वाला पहला सरकारी क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह बन गया है। दीनदयाल बंदरगाह के बारे में बात करें तो यह बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में यहाँ पर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसे कांडला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता रहा है। अब इसे दीनदयाल बंदरगाह का नाम दिया गया है। यह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। आगे चलते हैं। अगला है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के बारे में। तो इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसे पहली बार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग अर्थात शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया था। यह स्कूलों में सुरक्षित और उचित स्वास्थ्य प्रथाओं तथा लाभों के बीच स्वच्छतापूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देता है। छात्रों की उपस्थिति, स्कूल छोड़ने की दर और सीखने के परिणामों में जल, स्वच्छता एवं सफाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी श्रेणियों के विद्यालय अर्थात सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय हिस्सा ले सकते हैं। स्कूलों का मूल्यांकन निम्नलिखित 6 उप श्रेणियों में किया गया है। कौन कौन सा? पहला है जल, स्वच्छता, साबुन से हाथ धोना, संचालन व रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता निर्माण, और एक नई शामिल की गई श्रेणी कोविड-19 के विरुद्ध तैयारी व प्रतिक्रिया है। आगे बात कर लेते हैं 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद की 159वीं 159वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रतिस्पर्धी गतिविधियों सहित अन्य विभिन्न क्रियाकलापों के साथ युवाओं की एक वार्षिक सभा है। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करना, एकजुट करना और सक्रिय करना है ताकि जनसांख्यिकी लाभांश की वास्तविक क्षमता को अनुभव किया जा सके। NYF अर्थात राष्ट्रीय युवा महोत्सव को पहली बार वर्ष 1995 में 1995 में शुरू किया गया था। इसे नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना के सहयोग से राष्ट्रीय एकता शिविर NIC के कार्यक्रम के तहत एक गतिविधि के रूप में आरंभ किया गया था। आगे बात करते हैं आर्कशो के बारे में। तो यह
कर्नेल विश्वविद्यालय में स्थित है। यह भौतिकविदों, खगोलविदों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और गणितज्ञों के लिए शोध पत्रों का एक ऑनलाइन भंडार है। इसी तरह बिबोरिक्स और मेडरिक्स कोविड में अनुसंधान के लिए भंडार है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अगला है इसमें सरस्वती नदी के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भारतीय सभ्यता के अस्तित्व में सरस्वती नदी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की गई। सरस्वती नदी का कई प्राचीन हिंदू ग्रंथों में वर्णन मिलता है। यह यमुना और सतलज नदी के बीच बहती थी। यह हिमालय से निकलती थी और अरब सागर में गिरती थी। जेम्स टॉड ने इसे मरुस्थल की खोई हुई नदी कहा है। सरस्वती नदी के क्षेत्र को प्राचीन भारतीय सभ्यता का जन्म स्थान माना जाता है। यह सभ्यता मध्य पाषाण युगीन संस्कृत, जो कि 6500 से लेकर 5500 ईसा पूर्व की थी, से लेकर परिपक्व हड़प्पा संस्कृत के आगे के युगों तक अस्तित्व में थी। यह नदी 15वीं शताब्दी 1402 ईस्वी की शुरुआत तक हरियाणा में बहती थी। आगे बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के बारे में, BARC बार्क के बारे में। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बार्क से न्यूज चैनलों के लिए टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जारी करने के लिए कहा है। TRP क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, TRP क्या होती है? यह निर्धारित करने का साधन है कि कौन से कार्यक्रम सबसे अधिक देखे जाते हैं। TRP दर्शकों की पसंद का सूचक है। बार्क जो है ये बार ओ मीटर का उपयोग करके TRP की गणना करता है। बार्क के बारे में बात करें तो यह एक संयुक्त उद्योग निकाय है। इसकी स्थापना हितधारक निकायों द्वारा की जाती है। इन हितधारकों में प्रसारक, विज्ञापनदाता, विज्ञापन और मीडिया एजेंसियां शामिल होती हैं। बार्क एक पारदर्शी, सटीक और समावेशी टीवी दर्शक मापन प्रणाली का प्रबंधन करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।